संसद के दोनों सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिए गए। साइने डाई हो गई है लोकसभा और राज्यसभा। मतलब अब सभी सांसदों की अगली मुलाकात एक दूसरे से जो है हाउस के अंदर होगी बजट सेशन में फरवरी में, और उम्मीद करते हैं उस सत्र में ऐसा कुछ ना हो जो कि हमने इस सत्र में होता हुआ देखा है। बहुत खराब नोट पर अब ये जो विसर्जित हुई है लोकसभा और राज्यसभा इस बार, और क्या क्या नहीं हुआ। अगर आप याद किया जाएगा ये वाला सत्र तो किन किन बातों के लिए याद किया जाएगा कि धक्का दे दिया किसी ने, राहुल गांधी पर आरोप लगा साथी सांसदों के साथ दुर्व्यवहार करने का, महिला सांसद के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगा, उपसभापति जो है उपराष्ट्रपति के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया, हालांकि वो स्वीकार नहीं हुआ, इसके लिए याद किया जाएगा। अडानी के मुद्दे पर इतना हंगामा किया गया, BR अम्बेडकर का अपमान अमित शाह ने किया, ये सारी बातें इसके लिए याद किया जाएगा। काम के तौर पर अगर देखें तो केवल एक वन नेशन वन इलेक्शन का बिल रखा गया और वो JPC को भेजा गया। केवल एक बड़ा विधायी काम ये याद आता है, वरना ये जो 20 दिन बीते हैं आप समझ ही सकते हैं उसमें क्या कुछ नहीं हुआ। अब ज़रा जो ये पॉलिटिकल लड़ाई अब बिल्कुल तलवारें खींच गई हैं दोनों तरफ से, उसमें कुछ और बयानों की बात हम कर लेते हैं। आज आपको याद होगा प्रियंका गांधी पहले एक दिन फिलिस्तीन लिखा हुआ बैग लेकर के आई थी, अगले दिन उन्होंने लिखा था बांग्लादेश के हिंदुओं ईसाइयों के साथ खड़े हो, वो बैग लेकर के आई थी। अब आज बीजेपी की एक सांसद है, महिला सांसद उड़ीसा से आती हैं अपराजिता सारंगी, वो भी एक बैग लेके आई, अपने लिए नहीं प्रियंका जी के लिए ही लेके आई, और वो उस बैग पर लिखा हुआ था 84 के नरसंहार को याद करो। वो बैग वो देना चाह रही थी प्रियंका जी को, उनके पास भी चली गई कि लीजिए आप ये भी ले लीजिए, आप लोगों को याद दिलाती हैं कि हमें क्या करना है, तो ये भी ज़रा आप रखिए। आपके पास बैग रहता है तो फोटो ज़्यादा खींचते हैं मीडिया वाले, तो एक वो दृश्य था देखने लायक। एक दो बयानबाजियां और हैं, जरा वो बयान सुना दीजिए और वो तस्वीर दिखा दीजिए सबसे पहले अपराजिता सारंगी और प्रियंका गांधी वाली। देखिए, मैं और कुछ अन्य सांसद 1984 रायट का बैग लेकर आए थे। जूट का बैग था, सुंदर बैग था और 1984 रायट लिखा हुआ था, और दूसरी बात है उसमें बहुत सारे खून के बूंद थे, छींटे थे। बड़ी बात है कि जितनी भी ऐतिहासिक गलतियां कांग्रेस के द्वारा हुई हैं उन्हें उनके समक्ष रखना होगा, उपस्थापित करना होगा, उन्हें याद दिलाना होगा कि आप संविधान विरोधी रहे हैं, आप अंबेडकर विरोधी रहे हैं, और इसी वजह से हम लोगों ने आज 1984 राइट्स के बैग को सामने रखा। आपने बैग किसको दिया? क्या प्रियंका गांधी को? प्रियंका गांधी जी को दिया, उन्होंने सहर स्वीकार किया और बैग लेकर चली गई। देखिए, ऐसा है कि ऐतिहासिक त्रुटियां अगर हम जानेंगे, अगर उन्हें बताएंगे तो उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी, तो इसीलिए हमने वो बैग ले। प्रियंका गांधी को हाथों में दिया आप लोगों ने बैग? उनको हाथ में दिया और वो लेकर मुस्कुराई और चलती बनी। मकर द्वार के सामने जो हमें देखने को मिला, देश को देखने को मिला, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण दृश्य थे, और ये पूरी एक साजिश थी, एक वेल प्लान साजिश था। सोच समझ कर इन्होंने ये साजिश रचाई है और ये पूरा ड्रामा इन्होंने करवाया है सांसदों से। क्यों? क्योंकि 17 तारीख को गृह मंत्री ने अपमानजनक बातें कही हैं बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर। इस पर हमारे नेता प्रतिपक्ष ने आपत्ति जताई, उनको मौका नहीं दिया गया बोलने का, और हमने कहा, प्रधानमंत्री, हमारे नेता प्रतिपक्ष ने कहा, मांग की प्रधानमंत्री से, आप बर्खास्त करो गृह मंत्री को और उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। और सभी पार्टियों ने, देश के सभी पार्टियों ने कहा है कि जिस तरीके से और जिस भाषा में गृह मंत्री ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, हमारे संविधान के निर्माता को अपमानजनक बातें कही हैं, माफ़ी मांगनी चाहिए। पर उससे ध्यान भटकाने के लिए, उससे ध्यान हटाने के लिए ये सब पूरा कल का ड्रामा रचा गया है। और भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत सोचा समझा मॉडल है कि वो पहले अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करते हैं, गैर कानूनी काम करते हैं, और अगर आप उसमें विरोध करने आते हैं तो प्रशासन से, शासन से आपके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। सच्चाई तो ये है कि जो व्यक्ति माफ़ी मांग लेता है वो बड़ा होता है। माफ़ी मांगने वाला व्यक्ति हमेशा बड़ा होता है। ये जो कलयुग आया हुआ है,
हालांकि वो मैं नहीं कह सकता हूँ कहाँ से शुरुआत हुई थी, लेकिन भगवान श्री राम ने के अलावा जो हमारे भगवान हैं, भगवान श्री कृष्ण ने जब अपने प्राण छोड़े तब कलयुग शुरू हुआ। आखिरी शब्द भी यही थे जब उनको तीर लगा कि डेस्टिनी थी, ये माफ कहना चाहिए, भूल जाना चाहिए इस चीज को। तो कम से कम सरकार को जिनकी भाषा से, व्यवहार से पूरे देश का सेंटिमेंट बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के लिए जो अपमान की तरह भाषा इस्तेमाल हुई, उस पर माफी मांगनी चाहिए और शब्द वापस अपने लेने चाहिए। अब अखिलेश जी कह रहे हैं माफ़ी मांग लेनी चाहिए, माफ़ी मांगने वाला बड़ा होता है, और अमित शाह जी से कर रहे हैं अपील कि अमित शाह जी ने अपमान किया बाबा साहब अम्बेडकर का, तो माफ़ी मांग लें। और 84 वाला बैग दे रही हैं बीजेपी की सांसद प्रियंका गांधी, और प्रियंका गांधी बैग ले लेती हैं, ये भी बड़ी बात। मुझे तो लगा था वो चलती चली गई होंगी, वो पीछे से आवाज़ लगा रही थी, लेकिन चलिए प्रियंका गांधी ने उस वक्त शिष्टाचार दिखाया, जो भी है, चलो भाई हमको साथी सांसद दे रहा, बैग वो ले लिया। कांग्रेस शायद माफ़ी मांग चुकी है 84 के लिए सर? कांग्रेस मांग माफ़ी मांग ली है। सोनिया जी ने भी, मनमोहन सिंह जी ने, प्रधानमंत्री के तौर पर भी उन्होंने माफ़ी मांगी थी, मुद्दा वो नहीं है। और अपराजिता जी ने जो 1984 का बैग दिया, वो भी मैं पॉलिटिकल मैसेजिंग के तौर पे देखता हूँ, मैं उससे कोई ऑब्जेक्शनेबल नहीं देखता। हम हालांकि पहले चर्चा कर रहे थे कि वो बांग्लादेश का वो लेकर आई थी तो ड्रामेबाजी थी, ये पॉलिटिकल मैसेजिंग है। बीजेपी आज 1984 इसको भी अब ड्रामा है, था तो ये भी स्टंट हाँ नहीं स्टंट है, लेकिन यही तो पॉलिटिकल मैसेजिंग है ना। अब आपकी भाषा में ये हो सकता है, उनका एक पॉलिटिकल मैसेज है ना, वो कैसे करेंगे। उन्होंने उसका जवाब भी दे दिया, जो 2 दिन वो बैग लेकर आई, उसका जवाब के तौर पे भी भारतीय जनता पार्टी 1984 को लेकर आ गई कि भाई आप याद कर रहे हैं, तो पॉलिटिकल मैसेजिंग के तौर पर अच्छा है। और प्रियंका जी ने भी अच्छा किया, ले लिया, नहीं लेते तो और बड़ी खबर होती, लेकर चली गई, खत्म बात। ले तो लिया, लोग टांग के चली गई, ये नहीं पता। टांग कर तो नहीं गई होंगी मेरे ख्याल से, लेकिन अखिलेश जी की बात से मुझे लगा कि अच्छा कि वो राहुल जी को कह रहे हैं या अमित शाह जी को कह रहे हैं माफी मांगने की। हाँ, ये बात मतलब यदि राहुल जी भी माफी मांग लेते, बात पकड़ते यही है धक्का दिया, तुम भी माफी मांग लो। राहुल जी भी माफी मांग लेते तो बात ही खत्म हो जाती। कल कह देते कि भाई यदि ऐसा गलती से भी मेरे से हुआ है तो मैं माफी मांग लेता हूँ। और हमने कल भी इस पर चर्चा की थी कि उन्हें सारंगी जी से और जो मुकेश राजपूत हैं वो उनके फेलो एमपीज हैं। कल सर हम लोग जब यहाँ आए तो भी कहना चाहिए उनको कि हालचाल पूछ ले उनका। कल ये नहीं थे त्रिपाठी जी, हम लोग जो बात कर रहे थे तब क्योंकि ये घटना हुई थी तो उस वक्त थोड़ा हबड़ तबड़ रहती है, आपाधापीसी रहती है। बाद में सोचे तो सच में लगता है कि ये एक नॉर्मल बिहेवियर है। किसी को भी चोट लगा देख के आप पूछते भाई बिल्कुल, आप ठीक उस समय भी हम लोगों ने चर्चा की थी, वो वहां पहुंचकर भी पूछ लेते आप ठीक है, या अस्पताल में भी पूछ लेते कि कैसे है, फोन पर पूछ लेते, किसी को भेज देते वो। और मैं ये कह रहा हूँ कि मान लीजिए उन्होंने धक्का नहीं दिया तब भी पूछ लेते कि भाई ये क्या है इसमें आपको। और माफ़ी की बात अखिलेश जी ने किस रेफरेंस में की मुझे पता नहीं, मुझे लगा था कि राहुल जी के लिए वो बोल रहे हैं। फिर आपने डिटेल में बताया कि वो अमित शाह जी के लिए कह रहे हैं, लेकिन राहुल जी भी मांग लेते, अमित शाह जी भी मांग लेते, जो भी जिसको लगता है ठीक है। मैंने सब सारे लोग माफी मांग लेंगे तो हम भी क्या करेंगे फिर यहाँ पर, अगर एक दूसरे से माफी मांग लें। लेकिन माफी मांगना चलन में नहीं है अखिलेश, ये चलन खत्म हो गया है माफी नहीं। लेकिन हिंदुस्तान की यदि आप संस्कृति देखेंगे ना, उसमें माफी से सब पाप धुल जाते हैं। कोई माफी मांग लेता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ों को आप नहीं, लेकिन हिंदुस्तान की संस्कृति नहीं जानते। थोड़ा सा मुझे लगता है कि आप लोग एकदम ही अखिलेश जी ने बोल दिया और आप लोग एकांगी उसी में बह गए, और विजय जी ने बहा दिया, आप भी उधर ही चले गए। अरे भाई, गलती होने पे माफी मांगना है ना सर। अमित शाह ने कोई ऐसा अपराध या कोई 1984 थोड़ी न किया, किसी सांसद को धक्का नहीं दिया ना भाई। दोनों संदर्भ भी तो देखे जाएंगे। अमित शाह तो राहुल जी की बात कर रहा था, मुझे तो अमित शाह जी का जिक्र समझ हाँ, मुझे वही लगा कि अमित शाह अगर कोई गलती करते तो उनको भी माफी मांगनी ही चाहिए और मांगनी ही पड़ेगी। ये लोकतंत्र किसी के अहंकार, किसी के घमंड से नहीं चल सकता। और मैं इसीलिए कह रहा हूं, राहुल गांधी जी पता नहीं मतलब वो बात शाह जी ने वैसे क्लियर किया था कि मेरी ये मंशा नहीं थी। उन्होंने कहा उसमें, उन्होंने कहा कि ये नहीं था। और ये आगे उन्होंने क्या कहा कि हमारे पूरे जीवन का व्यवहार देख लीजिए, बाबा साहब के सामने हम कैसे व्यवहार करते हैं, हमारा कैसे श्रद्धा आस्था है, वो सब उन्होंने डिटेल बताया। लेकिन मूल बात तो ये है कि 84 या ऐसी जो घटनाएं हुई हैं उसके बाद एक माफी और किसी को धक्का देने के बाद सांसद गिर जाए और उसके बाद कहना कि उसने हमको धक्का दिया था, तो इसका मतलब तो वो इस बात को साबित कर रहे हैं ना, किसी सीसीटीवी या उसकी जरूरत नहीं। जहां तक पॉलिटिकल मैसेजिंग की बात है, उस राजनीतिक मैसेज को अगर आप सामान्य व्यक्ति से कहें तो वो कहेगा कि हो सकता है भाई तमाशा हो रहा हो, लेकिन धक्का तो दिया होगा, देखिए कुछ तो हुआ होगा। अमित शाह जी वाली जो बातें हम लोग यहाँ डिस्कस कर चुके, भाई
मैंने अपनी बात कही थी, मुझे तो नहीं लगा वो कोई कुछ अपमान के अरे लहजे उसमें में कह रंच रहे थे। मात्र नहीं अरे, था। लेकिन इसमें तो अभी ये साबित होना है किसने किसको धक्का दिया। भाई पुलिस कंप्लेंट हुई है तो अब तो जांच में पता अच्छा, लेकिन ये चलेगा। बताइए, नहीं आप लोग बार बार मैं इससे आगे बढ़ना चाह रहा हूं ना। एक लाइन फैक्ट वाली जोड़ दूं फिर बनिए। हाँ। प्रदर्शन कौन कर रहा था वहां? भाजपा के BJP। सांसद। तो ये क्यों गए चढ़ के उनसे लड़ने के लिए? वो कहें रास्ता रोक के खड़े थे सीढ़ी। रास्ता नहीं रोका हुआ था, बाकायदा सीआरपीएफ ने पैसे दिया था, ये तथ्य है। इसके तो वीडियोज हैं, तो इसको बता रहा तो हूं जो टीवी पे उन्होंने चला। कहा। हाँ। अगर आप किसी के चढ़ के जाते हैं तो लड़ने की नीयत और मंशा आपकी होती है। ये फैक्ट बार बार हमें मैं बोलना जानना चाहिए। ये चाह रहा हूं, चलिए आपने जो कहा मैं उसी को सच मान लेता हूं। तो क्या करना चाह रही थी कांग्रेस? राहुल गांधी क्या करना चाह रहे थे और ये क्या बताता है उनके और बीजेपी के बीच में इस वक्त क्या चल रहा है? देखिए, राहुल गांधी जिस आक्रामकता के मूड में है, उनको लगता है कि इस आक्रामकता से हम 54 से 99 पर पहुंचे। उनको लगता है कि अगर ये थोड़ा सा जरा सा भी स्टीम नीचे आया, जरा सा भी ये गड़बड़ हुआ, जरा सा भी जिसको कहते हैं ना कि कुकर की सीटी बज गई और धुआं गायब हो गया, तो सब गड़बड़ हो जाएगा। वो इस मोमेंटम को क्रिएट किए रखना चाहते हैं। दूसरा, उनको ये लगता है कि किसी भी स्थिति में राहुल गांधी के अलावा किसी और की चर्चा नहीं हो। ये भी एक कोशिश है, शायद ये भी एक उस आक्रामकता की वजह हो। एक बड़ी खबर इस वक्त मेरठ से आ रही है, एक हादसे की खबर है। कथावाचक है पंडित प्रदीप मिश्रा, इनकी शिव महापुराण कथा चल रही थी मेरठ में, उसमें भगदड़ मची है और कई महिलाएं उसमें जख्मी हुई हैं। अभी जो हमारे पास जानकारी है, प्रदीप मिश्रा की कथा में भगदड़ मची है मेरठ में। देखिए कुछ तस्वीरें भी आ गई हैं इसकी। प्रदीप मिश्रा जाने माने कथावाचक हैं और बहुत भीड़ आती है उनको सुनने के लिए, और ये शिव महापुराण की कथा वो वहाँ कह रहे थे, इसमें भगदड़ मचने की खबर है और ये तस्वीरें बता रही हैं कि वहाँ पर वाकई कुछ अव्यवस्था दिखाई दे रही है। हम ये उम्मीद करते हैं इसमें कोई जनहानि ना हो। अभी तो कुछ लोगों के घायल होने की खबर ही आई है। एक बड़ी उसमें भगदड़ मच गई थी, इसमें कितने लोग मारे गए थे? हाथरस में हुआ था ना? हाथरस में जो बड़ा मामला हुआ था, बहुत से लोगों की जान गई थी, बहुत से लोगों की जान गई थी। लेकिन अभी तक यहाँ से ऐसी कोई सूचना नहीं है, मैं आपको बता दूं, किसी की जान जाने की सूचना नहीं है। लेकिन अभी जो खबर है वो इतनी कि भगदड़ मची है और महिलाओं के बीच में भगदड़ मची है। खतरा ये भी होता है, महिलाएं होती हैं तो वहाँ छोटे बच्चे भी होते हैं। बिल्कुल नहीं, लेकिन एक सवाल तो हमेशा होना चाहिए, और प्रदीप मिश्रा जी की कथा में ये पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी उनकी कथा में भगदड़ हुई। जहां वो इससे पहले कथा किए हैं, कई बार कई हाईवे जाम रहते हैं, और ऐसे जितने ये कथा प्रवचन या किसी तरह का कार्यक्रम करने वाले लोग हैं, उनको इसकी जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी। प्रशासन की जवाबदेही निश्चित तौर पर है, लेकिन आप ये कह के नहीं बच सकते हैं कि भाई हम तो सिर्फ कथा कहने गए थे। अगर इतनी बड़ी भीड़ आ रही है तो उसके बंदोबस्त का इंतजाम भी जो भी कथावाचक है, जो भी प्रवचन करता है, जो भी सत्संग करता है, उसको करना ही चाहिए। बहुत अच्छी बात नहीं है। कुछ सुन ले जरा, कुछ शायद कुछ बात समझ में आए, वहां की जरा आवाज दे दीजिए जरा। मेरठ की खबर देख रहे हैं आप। मशहूर कथावाचक प्रदीप मिश्रा की कथा में भगदड़ मचने की सूचना है, और अभी शुरुआत में क्योंकि कुछ एक लोगों की बातें आई होंगी सामने, तो शायद बाउंसर ने धक्का मुक्की की ऐसी आशंका है। ऐसा ही देखिए हाथरस में भी हुआ था। वहाँ जो बाबा जी प्रवचन कर रहे थे, उनके साथ जो उनके साथ सुरक्षा वगैरह में जुड़े लोग थे, उन्हीं पर यह आरोप लगा था कि उन्होंने धक्का मुक्की की। यहाँ भी ऐसे ही बाउंसर के ऊपर धक्का मुक्की करने का शक जो है वो जताया जा रहा है। महिलाएं आमतौर पर आगे की पंक्तियों में बैठती हैं, तो जो भी कथावाचक होता है, कई बार अगर वहाँ से गुजर रहे होते हैं तो उनके नज़दीक जाने की कोशिशें कर लेते हैं लोग, तो उसमें कई बार ये जो बाउंसर या सिक्योरिटी वाले, उनकी अपनी सिक्योरिटी के लोग होते हैं, कई बार वो थोड़ा सख्ती से पेश आते हैं। नहीं, ये अभी उनका प्रदीप मिश्रा जी का आस्था पर लाइव वो चल रहा था प्रवचन, जिसको 14,000 लोग लाइव देख रहे हैं, वो अभी उसको रोक दिया गया है। तो इसका मतलब वो भगदड़ के बाद उसको हुआ है कोई बड़ी घटना। हालांकि इस तस्वीर में आप सुनेंगे तो पीछे ढोलक, मंजीरा, हारमोनियम सब आवाज आ रही है। वो तो कथा में चलता ही रहता है, लेकिन वो वीडियो लाइव उनका जो प्रवचन है वो लाइव चल रहा था और उसे अभी रोक दिया उन्होंने। तो इसका मतलब वहाँ पर जब ये भगदड़ हुई है उसके बाद उसको रोक दिया गया है। आस्था पर उसको 14,000 लोग लाइव देख रहे हैं। एक चीज और मैं कहूँ, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि प्रदीप मिश्रा जी जितने लोग घायल हुए हैं उनसे मिलेंगे, वहाँ रुककर इस भाग नहीं जाएंगे,
इसका पूरा प्रबंध करेंगे कि उन लोगों की सारी जिम्मेदारी वो प्रदीप मिश्रा जो कथावाचक हैं वो लें, और ऐसी जितनी भी इस तरह की घटनाएं होती, मैं बार बार कहता हूं। एक अपडेट ले लेते हैं, विशाल प्रताप सिंह जुड़ गए हमारे साथ। विशाल, क्या खबर है? सौरभ, जो हमारी अभी प्रशासन से बातचीत हुई है, मेरठ पुलिस से बातचीत हुई है, प्रदीप मिश्रा जो कथावाचक हैं उनका छठा दिन है कथा का, और बताया जा रहा है कि जो बाउंसर किसी भी कथावाचक के कार्यक्रम में मौजूद होते हैं, सुरक्षा के दृष्टिकोण से पिछली बार भी देखा गया था, जिस वहां पे भगदड़ मची थी हाथरस में, तो जिस तरीके से बाउंसर्स और सुरक्षा कर्मियों की भूमिका सामने आई थी, आज के मामले में बताया जा रहा है कि बाउंसर्स ने लोगों को रोकने की कोशिश की है। उसके बाद वहां जो बच्चे थे, बुजुर्ग थे, महिलाएं थी, वहां भगदड़ की स्थिति मची है। 6-7 लोगों को बताया जा रहा है कि ज्यादा चोट आई है, जिनको कि नजदीक के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, वहां भेज दिया गया है, लेकिन प्रशासन और पुलिस की टीमें मौके पर अच्छी तादाद में मौजूद हैं, और वहां पर बताया जा रहा है कि जो रेस्क्यू है वो भी कंप्लीट कर लिया गया है। लेकिन एकाएक इस भगदड़ से वहां पर निश्चित तौर पर हंगामा गया था, लेकिन पुलिस और प्रशासन के एक्टिव रोल ने कम से कम जहां बड़ी स्थिति खराब होने से वहां कम से कम स्थितियों को काबू कर लिया है। सौरभ, विशाल, मैं 1 मिनट रोक रहा हूं आपको, क्योंकि स्पॉट पर जहां कथा चल रही है, हिमा अग्रवाल हमारी सहयोगी वहां पहुंच गई हैं। हिमा, क्या खबर है? क्या घायलों के बारे में बताया जा रहा है? हिमा, आप मुझे सुन पा रही हैं? चलिए, हिमा से हम लोग बात करेंगे। जी विशाल, प्लीज अपनी बात पूरी कीजिए आप। सौरभ, हमारी जो जानकारी है उसके मुताबिक जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, इसके अलावा लोकल पुलिस है, इसके अलावा जो अस्पताल अथॉरिटीज के लोग हैं वो मौके पर पहुंच गए हैं। सभी जो घायल लोग थे उनको नजदीकी जो चिकित्सालय है टीमों के मदद से वहां पहुंचा दिया गया है। घायलों का इलाज भी शुरू हो गया है, लेकिन जो सबसे राहत की बात है वो यही बताई जा रही है कि किसी भी घायल की कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल नहीं है, और 6 से 7 लोग वहां पर मौके पर घायल हुए थे, जिसके बाद मौके पर प्रशासन पहुंची है, पुलिस पहुंची है, एसडीएम लेवल के अधिकारी मौके पर मौजूद है, एसटी लेवल के अधिकारी मौके मौजूद है, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो कार्यालय है उसमें पूरी घटना का आपने कहा कि अभी तक आपकी जो बात हुई है उसमें किसी ने किसी की जान जाने की बात नहीं कही है। मैं फिर एक बार हिमा के पास जा रहा हूं, जिस ग्राउंड में ये चल रहा था कार्यक्रम वहीं वो मौजूद है। जी हिमा, आपके पास क्या अपडेट है, प्लीज बताएं। 15 से 21 तक प्रदीप मिश्रा जी की कथा मेरठ में चल रही थी, कल अंतिम दिन है इसका, लेकिन आज आरती के दौरान कुछ भगदड़ मची। कहा जा रहा है कि जो बाउंसर्स थे उन्होंने धक्का मुक्की करी है, जिसके बाद वहाँ कुछ लोग गिर गए हैं, चोटिल हुए हैं, हल्की फुल्की चोट आई है। प्रशासन का कहना है कि पूर्णतः सुरक्षा व्यवस्था वहाँ पर कायम है, कुछ अप्रिय घटना अभी तक घटी नहीं है। कितने लोग घायल हुए हैं, क्या ज्यादा घायल हैं, और किसी की जान जाने जैसी कोई नौबत तो नहीं है, कोई मतलब ऐसी खबर तो नहीं है? अभी ऐसी कोई खबर नहीं है। कुछ 4-5 लोग हल्के फुल्के चोटिल हुए हैं, कुछ महिलाएं भगदड़ में गिरी थी, उनके चोट आई है, उनको प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है। पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और सुरक्षा व्यवस्था के पर्याप्त प्रबंध यहाँ पर किए गए हुए हैं। पुलिस का कहना है, प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि कोई गंभीर अवस्था में चोटिल नहीं हुआ है, हल्की फुल्की चोट है। चलें, राहत की बात है। बहुत शुक्रिया हिमा आपका, आपने सारी जानकारी दी। मेरठ में एक कथा में भगदड़ की खबर हम आपको बता रहे थे।